ऑलराइट, तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में रहने वाले हम सभी ऑर्डिनरी लोगों ने पिछले बीते 40 दिनों में बहुत सारी चीज़ें देखी है। ईरान के लोगों ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत देखी। अमेरिकन्स ने अपने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन देखा और सनकीपन देखा। लेबनान के लोगों ने इजरायलियों के द्वारा अपना जेनोसाइड देखा। मिडल ईस्ट के लोगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद होते हुए देखा। उसकी वजह से हम इंडियंस ने एलपीजी क्राइसिस देखा। दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट को गिरते हुए देखा। छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में नुकसान देखा और नुकसान झेला। लेकिन शायद हम लोग इस वॉर को एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होते हुए भी देख लेते, क्योंकि जब 5 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया, जहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ये कहते हैं कि हॉर्मूज़ को खोलो, गाली देते हुए कहते हैं। उसके बाद 7 अप्रैल को एक डेडलाइन देते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि वो पूरी की पूरी ईरान की सिविलाइजेशन को ही ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पर हर किसी को ये लग रहा था, दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स, ईरान के लीडर, रशिया के लीडर, अमेरिकन लीडर्स और साथ ही साथ ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, हर जगह के जो एलीट्स थे वो इस टेंशन में आ गए थे कि क्या ये एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा है। क्योंकि हम सब जानते हैं, जब पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, भले ही जापान ने उस चीज़ से रिकवर कर लिया, लेकिन जापान के लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं उस रेडिएशंस की वजह से जो उस न्यूक्लियर बॉम्ब में से निकली थी। कई सारे लोग तो ऑन द स्पॉट मारे गए और राख में मिल गए थे। लेकिन आज भी उनकी आने वाली नस्लें किस तरीके से दुख और तकलीफ़ों में जी रही है वो हम सब जानते हैं और हम सब देखते भी आए दिन। तो अगर ये वॉर एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाती तो क्या होता? क्योंकि यहाँ पर हर किसी को ये लग रहा था कि अब अमेरिका एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाला है ईरान पे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान के लोग, जिनका हिसाब तो मानो कुछ ऐसा है कि हमारे ऊपर जितना जुल्म करोगे हमारा ईमान उतना ही ज़्यादा पक्का होता रहेगा। उन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ह्यूमन चेन बनाकर वहाँ पर तैयार रहने का फ़ैसला किया और अपने ईरान के बड़े बड़े फ्लैग लेकर वहाँ पर रेडी रहे कि आओ और हमारे ऊपर बम बरसाओ। और वहाँ पर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू को इज़राइल में बैठे बैठे काफ़ी मज़े आ रहे थे, क्योंकि एक तरफ तो वो लोग लेबनान के लोगों का जेनोसाइड कर रहे थे, लेकिन उनके एलाय अमेरिकन्स फ्री में उनका काम कर रहे थे। और इज़राइल की मीडिया ने तो बाकायदा टाइमलाइन तक लगा दिया कि इस तरीके से ईरान का नाश होगा। लेकिन सिर्फ 2 घंटे बचे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को वाइप आउट करने वाले थे, लेकिन तभी पाकिस्तान यानी हमारे पड़ोस के एक बहुत पाक मुल्क पाकिस्तान ने उन दोनों के बीच में सीज़ फायर करवा दिया। उसके बाद ईरान ने और अमेरिका ने आपस में पीस टॉक्स करने का फ़ैसला किया। हालांकि ये पीस टॉक्स फेल हो गई, लेकिन इन सारे पीस टॉक्स में क्या क्या बातें अमेरिका ने रखी, अपनी कौन सी बातें ईरान ने रखी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अमेरिका ने इन सारी पीस टॉक्स में, इन सारी नेगोशिएशंस में अपने कौन से पॉइंट सामने रखे और ईरान ने अपने कौन से पॉइंट सामने रखे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की सारी बातों को रिजेक्ट कर दिया गया था और ईरान की सारी बातों को माना गया था। ईरान ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहा कि आज के बाद अमेरिका और इसराइल किसी भी तरीके से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर चाहे वो किसी भी तरह की न्यूक्लियर स्ट्राइक हो, किसी भी तरह की मिसाइल स्ट्राइक हो, कोई भी हवाई हमला हो या फिर समुद्री हमला हो या फिर ज़मीनी हमला हो, किसी भी तरीके का हमला अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के ऊपर भी कोई हमला नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज़ को पार्शियली ओपन किया जाएगा, लेकिन जो शिप वहाँ से गुजरेंगी उन्हें टोल देना पड़ेगा, जिसमें से आधा टोल ओमान और आधा टोल ईरान को मिलेगा, यानी इन दो देशों के बीच में स्प्लिट करेगा। और साथ ही साथ ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर जो काम कर रहा है उसमें अमेरिका और इसराइल में से कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। और साथ ही साथ ईरान जो इतने टाइम से आइसोलेशन में जी रहा है, ईरान को भी एक कंट्री का स्टेटस मिले, उसे भी बाकी कंट्रीज़ की तरह ट्रीट किया जाए। और साथ ही साथ ईरान ने ये भी कहा है कि हमारा जो देश है ये भी एक देश है और हमारे देश में भी लोग रहते हैं। लोगों को जीने के लिए हमारी इकोनॉमी का आगे बढ़ना, ऊपर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका इतने सालों से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ पर, इंक्लूडिंग ईरान पर, जो ये कंटिन्यूसली सैंक्शंस लगाया जा रहा है, उनको हटाया जाए ताकि हमारी इकोनॉमी और हमारा बैंकिंग सिस्टम जो पूरी तरीके से क्रिपल कर चुका है वो वापस से उठे।
और ईरान की इन सारी शर्तों को मान लिया गया था, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, सो कॉल्ड ग्रेट सुपर पावर अमेरिका ने जब अपनी शर्त सामने रखी, उनमें से एक भी शर्तें नहीं मानी गई। अमेरिका ने बेसिकली ईरान ने जो जो कहा था उसका अपोजिट कहा था। जैसे कि अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने सारे के सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को ख़त्म कर दे, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज को फुल्ली ओपन कर दे, फुल फ्रीडम के साथ, और साथ ही साथ कोई भी शिप किसी भी तरीके का टोल नहीं देगी और सैंक्शंस नहीं हटेंगे। और अमेरिका को ये राइट होना चाहिए कि वो एज अ सुपर पावर ये देखे कि कौन सा देश क्या कर रहा है, क्या वो कुछ ख़तरनाक तो नहीं कर रहा। लेकिन इनमें से एक भी शर्त अमेरिका की नहीं मानी गई। इंक्लूडिंग अमेरिका ने ये भी कहा था कि हिजबुल्लाह का साथ देना छोड़ दो, लेकिन इनमें से एक भी शर्त अमेरिका की नहीं मानी गई। अब हालांकि ये पीस टॉक्स तो फेल हो गए। पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर कराया था, उस सीज़ फायर के अगले ही दिन इसराइल ने लेबनान पर लगातार 100 से भी ज़्यादा स्ट्राइक करी, जो कि आज तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक है इसराइल का किसी भी देश में, जहाँ पे हज़ारों लोग मारे गए। और इसराइल इसका एक बहुत ही स्टूपिड एक्सक्यूज़ देते हुए बाद में बेशर्मी के साथ कहता है कि सीज़ फायर की कंट्रीज़ में लेबनान का तो कोई नाम ही नहीं था। लेकिन हालांकि पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा था कि ये जो पीस टॉक है इसमें लेबनान और बाकी के देश भी शामिल है, और हर वो देश शामिल है जो कि इस जंग में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, और इन सारे देशों में 2 हफ्तों तक किसी भी तरीके की लड़ाई होगी नहीं। लेकिन यहाँ पर इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने हमला कर दिया। और यही होता है फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मामलों में भी। जब भी इसराइल गाज़ा के लोगों का, फ़िलिस्तीन के लोगों का जेनोसाइड करता है, सीज़ फायर लागू करवाने की कोशिश करी जाती है, और जब भी हर किसी को लगता है कि हाँ वॉर ख़त्म होने के लिए आई है, तभी इसराइल कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है और वापस से वॉर शुरू हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस अजीबोगरीब वॉर में फ़िलहाल को क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि जब ये सीज़ फायर लागू हुआ था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन सा देश क्या था, यानी कि कौन सा देश विनर था, कौन सा देश लूज़र था। तो एक एक करके सारे देशों की बात करते हैं, बिकॉज देयर आर सम साइलेंट प्लेयर्स एज वेल। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईरान को इस वॉर का क्लियर कट विनर माना जा रहा था। ऊपर से ईरान में जो तेहरान और बगदाद के रीजन है, वहाँ पे लोग बिल्कुल जश्न मना रहे थे। ईरान की जो मीडिया है वो ओपनली अमेरिका को लूज़र 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 कह के बुला रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन जो थे वो अपने प्रेसिडेंट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, काफ़ी ज़्यादा खफा थे उनसे। और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के अपने खुद के खास लोग और उनके नीचे के जितने भी एलिट्स थे, वो ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दे। वहीं दूसरी तरफ इसराइल, जिसे कुछ बताया ही नहीं गया कि आखिर सीज़ फायर होने वाला है, अब ईरान के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, वहाँ की मीडिया तो बाकायदा टाइमलाइन लगा के बैठी हुई थी। लेकिन हुआ क्या, 2 घंटे होने से पहले ही सीज़ फायर हो गया। सिविलाइजेशन ख़त्म नहीं हो पाई ईरान की, जो कि इसराइल इतने टाइम से चाह रहा था। तो यहाँ पर इसराइल को तो बिल्कुल पिक्चर से हटा ही दिया गया। लेकिन देयर आर सम साइलेंट विनर्स एज वेल, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने एज मीडिएटर इस वॉर में दोनों देशों के बीच में सुलह करवाई। यहाँ पे पाकिस्तान की थोड़ी तारीफ़ तो करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ चाइना, जिसने मिडल ईस्ट में अपने ऑयल इंटरेस्ट को सेव रखा, ना ईरान का पूरा साथ दिया ना अमेरिका का पूरा साथ दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने देश चाइना के ऑयल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुनिया का आधे से ज़्यादा तेल मिडल ईस्ट से ही इंपोर्ट किया जाता है, स्पेशली कुवैत से और स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज से। अप्रॉक्स डेली 60 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा का तेल पूरी दुनिया भर में सर्कुलेट करता है। इसके साथ साथ रशिया, जिन्होंने केजीबी का इस्तेमाल करके ईरान को सर्विलियंस अपनी पूरी की पूरी सर्विलेंस प्रोवाइड करी, इंटेलिजेंस का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिससे वो लोग अमेरिका को काउंटर कर पाए, अमेरिकन्स की लोकेशन का पता लगा पाए। और इसके साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का क्या रोल है समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि जब से हमने एलपीजी क्राइसिस देखा है उसके बाद से हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे क्या किया क्या जाए। इसीलिए एक बेस्ट सोल्यूशन हमने निकाला है कि हम ना पूरे तरीके से ईरान का साथ देंगे ना पूरे तरीके से अमेरिका का साथ देंगे। वी विल बी इन बिटवीन ऑफ देम बोथ। देखिए, 28 फरवरी से शुरू हुई ये वॉर, जो लगातार 50 दिनों से चली जा रही है, चली जा रही है और चली जा रही है। न जाने कितने देश इस वॉर की चपेट में आ चुके हैं। मिडल ईस्ट में मौजूद सारे देशों के अमेरिकन बेसेस को ईरान ने पूरे तरीके से तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल इंटरनेशनल सपोर्ट लेके काउंटर अटैक्स, टारगेट किलिंग्स कर रहा है। और अमेरिका मानो जैसे इस पूरी की पूरी वॉर का मज़ा ले रहा है और सिर्फ चाहता है कि स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज़ को किसी तरीके से खोल दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिर्फ पूरी दुनिया की नहीं बल्कि अमेरिका के ऑयल इंटरेस्ट पर भी
बहुत ही ज़्यादा भारी इम्पैक्ट डालता है। और ये कोई पहली बार नहीं है। जब शाह फैसल सऊदी अरब के लीडर बने थे और अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया था, जब इसराइल फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा था, तो शाह फैसल ने अमेरिका की तरफ भेजे जा रहे सारे ऑयल को रोक दिया था, जिसकी वजह से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जापान की जीडीपी भी पूरे तरीके से गिर गई थी। और अगर हम इस वॉर की बात करें तो इस वॉर में अब तक लगभग 4,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों परिवार पूरे तरीके से उजड़ गए हैं, लाखों लोग रेफ्यूजी बन चुके हैं। लेकिन इस वॉर का आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एस्केलेशन, सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉइंट तब आया जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान में मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर बॉम्ब गिराने की कोशिश की। हालांकि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाता तो पूरे के पूरे गल्फ़ का क्या हाल होता, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। वो न्यूक्लियर डिज़ास्टर जिसके होने के बाद सोवियत यूनियन पूरे तरीके से टूट गया था और आज का रशिया बना था। वो न्यूक्लियर डिज़ास्टर जिसकी वजह से सोवियत यूनियन के एक बड़े से पार्ट को रातों रात एवैक्यूएट करना पड़ गया था। वो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर जिसकी वजह से वहाँ का हवा, पानी, पेड़, पौधे पूरे तरीके से कंटामिनेट हो गए थे। न जाने कितने ऐसे जानवर थे जिनकी हालत बद से बदतर हो गई थी। स्पेशली गाय, जिसके दूध में रेडियो एक्टिव जिसका दूध पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव हो गया था, और जो बच्चे उस दूध को पी रहे थे उन्हें लंग कैंसर तक हो गया था। छोटे छोटे बच्चे भी नहीं बचे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर कोई इसकी चपेट में आ गया। और आज भी उस चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास एक बड़ा सा शील्ड बनाया गया है, जिसकी वजह से जो वो रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं वो बाहर ना आ पाए। और अब हम बात करते हैं कि अगर इसराइल और अमेरिका ईरान के बुशेर न्यूक्लियर प्लांट, जो कि ईरान का सबसे पहला फंक्शनल और सबसे बड़ा और पावरफुल न्यूक्लियर प्लांट है, जिसमें कई सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, अगर इस वॉर में, जब पहली बात तो सबसे पहले तो 4 बम गिराए गए, चार बम गिराए गए पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास। अगर एक बम भी वहाँ पर लग जाता और रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने लगता तो पानी पूरे तरीके से कंटामिनेट हो जाता। पूरा का पूरा स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज कंटामिनेट हो जाता। जितनी भी शिप्स हैं और शिप में मौजूद जितने भी लोग हैं वो इसकी चपेट में आ जाते। जितने भी फिशेस हैं वो उनकी चपेट में आ जाते। जितने भी देशों की नेवी है वो इसकी चपेट में आ जाती। आसपास के जितने भी पेड़ हैं वो सब इसकी चपेट में आ जाते। जितने भी लोग हैं वो सब इन सारी चीज़ों की चपेट में आ जाते। और ऐसी ऐसी बीमारियां देखने को मिलती जो हिरोशिमा और नागासाकी के टाइम पर देखने को मिली थी। और इसके बारे में जो कतर के बादशाह हैं उन्होंने भी बात की थी कि यहाँ पर गल्फ़ में मौजूद जितने भी पावर प्लांट हैं उन्हें सिक्योर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गल्फ़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है पूरी दुनिया के लिए। अगर यहाँ पर कुछ भी हो गया तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। और ऐसा ही है, क्योंकि अगर वहाँ पर पानी कंटामिनेट हो जाता या फिर ऑयल कंटामिनेट हो जाता तो फिर आप सोच सकते हो कि क्या हाल होता पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी का। अब देखिए, ये जो वॉर है, इस वॉर में एक तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार ये दावा करे जा रहे हैं दैट वी वॉन द वॉर, दैट वी वॉन द वॉर, हमारी ईरान के एयर स्पेस में पूरी डोमिनेंस है। जबकि दूसरी तरफ ईरान, वही ईरान जिसके ऊपर अमेरिका ये दावा करता है कि उनके एयर स्पेस में हमारी पूरी डोमिनेंट है, उनके एक एयरप्लेन को सीधा क्रैश कर देता है जहाँ पर उनका एक कर्नल वहाँ पर फंस जाता है। अब वो कर्नल मान लीजिए अगर ईरान के हाथों पकड़ा जाता तो ईरान के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती होती। तो इसीलिए उसे रेस्क्यू कराने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और CIA ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ईरानियन एयरफोर्स है और मिलिट्री है उनका ध्यान भटकाने के लिए ये अफवाह फैलाई कि हाँ हमने दोनों को रेस्क्यू कर लिया, हमने सारे के सारे अमेरिकन को रेस्क्यू कर लिया वहाँ पर। बाद में आगे जाकर उस कर्नल को, उस अमेरिकन कर्नल को रेस्क्यू करा लिया गया, लेकिन बाद में जाकर ये बात सामने आ ही गई। अब अगर हम बात करें इसराइल की, तो पहले तो उन्होंने लेबनान के लोगों का जेनोसाइड किया, उसके पहले किसका, गाज़ा के लोगों का जेनोसाइड किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन इसराइलियों को कोई रोक क्यों नहीं रहा है। और बात सिर्फ ये नहीं है, जो जो जर्नलिस्ट होते हैं जो उन सारी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर इसराइल ने बम गिराए हुए हैं, इसराइली एयरफोर्स ओपनली वहाँ पर आकर बम गिराती है। जो इसराइल के मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो ओपनली गाज़ा के लोगों के घरों में घुसते हैं, लेबनान के लोगों के घरों में घुसते हैं, उनका घर तोड़ते हैं, उनके लोगों को मारते हैं और ओपनली वीडियो बना के इंटरनेट पर अपलोड भी कर देते हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसराइल का यहाँ पर एक ही मकसद है,
ग्रेटर इज़राइल बनाने का, यानी कि आसपास के जितने भी देश हैं, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, फ़लस्तीन, उन सारे देशों पे कब्ज़ा करके वहाँ पर इज़राइल को ग्रेटर इज़राइल बनाना। अब देखिए, इस वॉर के बारे में मेरे पास एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है और एक थोड़ी सी अजीब खबर भी है। अच्छी बात यह है कि अब इज़राइल और लेबनान के बीच में एक सीज़ फायर अनाउंस हो चुका है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने मीडिएट किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये ट्वीट करके बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू इस बात के लिए मान गए हैं कि अब वो लेबनान पे और स्ट्राइक नहीं करेंगे और सीज़ फायर पर अटल रहेंगे, लेकिन जो इजरायली ट्रूप्स हैं वो अभी भी साउदर्न लेबनान में डिप्लॉयड रहेंगे किसी भी तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। वही बुरी खबर ये है कि आज 22 अप्रैल को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का सीज़ फायर ख़त्म हो रहा है, तो देखना है कि आगे जाकर इस वॉर में क्या होता है। वहीं पर एक अजीब सी खबर ये है कि पाकिस्तान ने तो छोड़िए, आइडियली इस सीज़ फायर को कराया, उसके लिए पाकिस्तान की थोड़ी तो तारीफ बनती है, लेकिन आइडियली ये काम किसको करना चाहिए था? पाकिस्तान बड़ा है फिर हिंदुस्तान? हम हिंदुस्तानियों को ये काम करना चाहिए था, स्पेशली हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को। लेकिन जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से पूछा गया कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, पाकिस्तान से बड़ा तो हिंदुस्तान है, आइडियली ये काम इंडिया को ही करना चाहिए था, लेकिन जयशंकर ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं हैं। हालांकि ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने वाले इस फॉरेन मिनिस्टर लोगों से अपने देश के ऑयल इंटरेस्ट तक सिक्योर नहीं करे जा रहे। बार बार रशिया से ऑयल ख़रीदने के लिए इनको अमेरिका से परमिशन मांगनी पड़ती है। तो ये एक सवाल उठता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर पर और हमारी मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर कि चलिए, पाकिस्तान को दलाल कहना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इतने ही बड़ा हुआ तो फिर खुद अमेरिका से बार बार परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है रशिया से ऑयल ख़रीदने के लिए? तो ये एक सवाल उठता है। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास इस वॉर से रिलेटेड और कोई फैक्ट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। अपने जितने भी करीबी उनमें शेयर कर दीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड किताब का नाम सुना है, इस किताब पे अभी अमेजोन के ऊपर 39% का ऑफ चल रहा है एंड इट्स अ वेरी वैल्यूएबल बुक। अगर आप फाइनेंस की नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके बहुत काम आएगी। तो अगर आप फाइनेंस की नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर क्लिक करिए और अमेज़ॉन से इस किताब को ख़रीदिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आने वाली वीडियो में हम नेपाल के जो नए पीएम बने हैं, बालेन शाह, उनके बारे में बात करेंगे। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास। तो आप सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।